नमस्कार। एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 पेपर 6 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हमने अपना जो पिछला लेक्चर दिया था और जो इस वीडियो के माध्यम से हुआ था उसमें हमने हिटलर एंड लंदन थ्योरी को प्रारंभ किया था। और आपको ध्यान होगा जहाँ पर मैंने विषय को छोड़ा था वह था कि हम एनर्जी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं E = E0 + E डैश। और इसमें मैंने आपको बतलाया था कि जो E0 पार्ट है वह अनपर्टर्ब एनर्जी का है, जबकि E डैश एवरेज पर्टर्ब एनर्जी का पार्ट है। इसमें H डैश का मान आपको ध्यान है। और इस प्रकार से हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में लेने पर हमने एवरेज एनर्जी का यह एक्सप्रेशन निकाला था। इस केस में सिमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और नॉर्मलाइज कांस्टेंट का यूज करते हुए हमने वेव फंक्शन साई एस स्टार साई एस ए फॉर ग्राउंड स्टेट उनको लिया था। उन सभी मानों को ई डैश में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने जो फाइनल फॉर्म निकाला था वह फाइनल फॉर्म आया था ई डैश = 2c ± 2a डिवाइडेड बाई 2 ± 2 डेल्टा। इस इक्वेशन में जो यूज किए गए थे रिजल्ट्स वो है साई A1 = साई A01 एंड साई B1 = साई B1 0। इसी प्रकार से 2 के लिए समीकरण लिए गए थे। फिर हमने C का इंटीग्रल सॉल्व किया था और C के लिए जो इंटीग्रल का मान बोला है हमने इसको कूलम इंटीग्रल का मान दिया है। साथ ही इस एक्सप्रेशन में जो E डैश की आ रही है हमने इसमें A का मान निकाला है और A के मान को हमने एक्सचेंज इंटीग्रल कहा है। अगर हम इस C और A के मान का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो ये समीकरण है 2c ± 2a डिवाइडेड बाई 2 ± 2 डेल्टा, जो फाइनल फॉर्म हमको प्राप्त होती है यह फॉर्म प्राप्त होती है E डैश = c ± a डिवाइडेड बाई 1 ± ऑफ डेल्टा। नाउ अब देखिएगा, अब हम कहते हैं कि जो ES है सपोज सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो कोऑर्डिनेट पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इफ़ ES इज सिमेट्रिक इन द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स देन आल्सो इन पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 न्यूक्लियाई। जो एक्सप्रेशन है ES का वह एक्सप्रेशन देखिए किस प्रकार का हो जाएगा। वह एक्सप्रेशन हमने लिखा था E = E0 + E डैश। और हम इस एक्सप्रेशन को जो सिमेट्रिक केस में लिया गया है किस प्रकार से लिखेंगे, ES = 2EH + C + a / 1 + a। और यदि EA एंटी सिमेट्रिक है इन बोथ द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स देन द एक्सप्रेशन फॉर EA = 2EH + C - a / 1 - डेल्टा। अब देखिएगा इस प्रकार की जो एक्सप्रेशन हमको मिली है इसमें वी हैव गॉट 3 इंटीग्रल C A डेल्टा occurs in this energy expression depends the value of internuclear distance RAB. On evaluation of these integrals we get lower dotted line curve of ES and the upper dotted line curve for EA as marked in this figure, and these figures by Hitler. The Coulomb integral C, which we just defined by this formula. So the Coulomb integral can be written like this, right? अब देखिएगा आप
इस इंटीग्रल में 4 तरह के टर्म आपको मिल रहे हैं और इन 4 जो टर्म मिल रही है इसमें से जो पहला इंटीग्रल है वह पहला इंटीग्रल ये है एंड दिस फर्स्ट इंटीग्रल इज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 न्यूक्लियाई over the possible state of 2 electrons. Similarly, the next second integral is the average potential energy of 2 electrons due to mutual interaction over all the possible state of each electron, and the remaining third and fourth integral term C can be stated in the following form, in the same form. For the exchange integral, this integral A is written like this. This integral shows that electron 1 is partially in the state of nucleus A and partially in the state of B. And similarly, the second electron, that is electron 2, is partially in state of nucleus A and partially in the state of B. And the interpretation of the integral can be so that easily if we suppose that electrons are like a cloud of charge surrounding the nucleus. Now let us consider some different cases. For example, let us first case for intermediate values of RAB. For the intermediate values of RAB, the term within the C minus E square by RB1 minus E square by RA2 make the largest contribution to the integral A, which is therefore negative. Hence, for the intermediate values of RAB, ES is below the values of 2EH while EA is above the value of 2EH as marked in the above figure. For the small values of RAB, the term E square by RAB makes the largest contribution to the both integral of C and A, which are positive. Hence, the state ES has the potential curve with the deep minimum, and hence this stage is stable and corresponding to a singlet. Now, if we take En state corresponding to normal energy state, then it can be easily be plotted. Now let us discuss some experimental and theoretical results. So curve representing ES and EA as marked in this figure are the function of RAB as shown in earlier figure and this figure also. It is also seen that EA correspond to repulsion at all distance, so there will be no equilibrium position of the nuclei in EA state. The curve for ES corresponding to attraction of the 2 hydrogen atom with the formation of stable molecules. The equilibrium value calculated for RAB is 0.80 angstrom in rough agreement with the experimental value of 0.740 angstrom. The entry of the energy of the dissociation of the molecules in the atom as calculated, it comes out to be 3.14 electron volt. This value is somewhat smaller than the correct value of 4.72 electron volt. The curvature of the potential function near the minimum corresponds to a vibration frequency for the molecules of 4800 per centimeter. The band spectrum value is 4317.9 per centimeter, and it is seen that even this very simple treatment of the problem leads to the result in approximate agreement with the experiment. The agreement between the theoretical and experimental is as good as can be expected. We must not forget, of course, that we have used a perturbation method which only give approximate method. In this Heitler-London theory, we are using the perturbation method and we are getting the approximate results. So, there are more powerful and more complicated method to calculate the binding energy of the hydrogen molecules with great accuracy. We shall read them in coming lectures. Thank you.